हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके बीच हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आ चुका है। इसको करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल मोस्टली प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। बिल्कुल उसी को आधार रख के टेस्ट बनाया गया है, तो इसको करते हुए अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का उदाहरण है। देखिए, इसको पिछले कई टेस्टों में हम करा चुके हैं। उद्धरण चिन्ह का मतलब है कि किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना। जैसे उदाहरण दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाक्य किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो ये हमेशा इस तरह ऊपर कोष्टक लगाकर चिन्हित किया जाता है, या फिर एक सिंगल इस तरह से। तो अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, सी वाह कितना मजा आ रहा है, डी तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। तो देखिए, ऑप्शन ए में क्लियर दिखाई दे रहा है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो ये योजक चिन्ह होता है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है योजक चिन्ह। और ये है आपका विस्मय बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह। और इसमें आपको पता चल रहा है कि प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न वाचक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। मुझे आज वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है। मुझे आज वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है, यानी ऑप्शन ए देखेंगे सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सभी ऑप्शन देख लेते हैं। सी सामान्य भविष्य काल, डी भूतकाल। देखिए, इसमें है आपका संभाव्य वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या है? संभावित या जिसके होने की संभावना हो, जिसके होने की संभावना हो। तो अन्य विकल्प में किसी में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, संभाव्य वर्तमान काल ही है। मुझे आज वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है, यानी संभावना प्रकट हो रही है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। क्या दिया हुआ है? सन्यासी। सन्यासी का हमसे विपरीत अर्थ पूछा है, यानी विलोम पूछा है। तो सन्यासी बहुत ही प्रचलित शब्द है, आप सभी इसकी पहचान कर पा रहे होंगे। सन्यासी जो भौतिक जीवन से संन्यास ले लेता है, एक तरह से भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर देता है, उसे ही हम सन्यासी बोल देते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे बाबा होते हैं, उनको सब सन्यासी बोल देते हैं। तो इसका विपरीत क्या? गृहस्थ, वैरागी, शिष्ट, सुलभ। इसका विपरीत हो जाएगा गृहस्थ, यानी जो गृहस्थ जीवन को व्यतीत कर रहा है और जो गृहस्थ जीवन को त्याग देता है उसे सन्यासी बोल देते हैं। अभी अगर वैरागी के विपरीत की बात करूं तो इसका विपरीत हो जाएगा रागी। शिष्ट का हो जाएगा अशिष्ट, और सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। यानी जो हमको ये शब्द दिया हुआ है इसका पुल्लिंग हमसे पूछा है। सम्राज्ञी। सम्राज्ञी का हो जाएगा ए राजा, नहीं। बी महाराजा, नहीं। सी सम्राट, देखते हैं। डी बादशाह, नहीं। बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी सम्राट। यानी साम्राज्ञी का पुल्लिंग। साम्राज्ञी क्या है? स्त्रीलिंग। कैसा? स्त्रीलिंग शब्द।
अब अगर हम बादशाह, बादशाह का स्त्रीलिंग देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? बादशाह का हो जाएगा बेगम। सम्राट, सम्राट ना आपने देख लिया सम्राज्ञी। और महाराज, महाराज का हो जाएगा महारानी। और राजा का स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी। क्वेश्चन नंबर 5, जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, इसको भाववाच्य में चेंज कीजिए। कृष्ण को पढ़कर उसकी लैंग्वेज यानी भाषा को समझना ही कला है, इसको आप जब समझेंगे जब आप कृष्ण को ध्यान से पढ़ेंगे। जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, यानी राधा स्कूटी चला रही है, कोष्टक में भाववाच्य दिया हुआ है, यानी इसको भाववाच्य में बदलना है। ऑप्शन ए, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। बी, राधा से स्कूटी चलती है। सी, राधा स्कूटी चलाई। डी, राधा स्कूटी चलाई। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में भी आपको पता चल रहा होगा कि ये अन्य ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, सही होगा। अगर हम अभी समझते हैं वाच्य, वाच्य वाच्य होते 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है कृतवाच्य। नंबर 2 होता है कर्मवाच्य। और नंबर 3 हो जाएगा आपका भाववाच्य। कृतवाच्य, कृतवाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्ता के अनुसार बदलती है, यानी क्रिया, क्रिया कर्ता के अनुसार। क्रिया कैसे आएगी? क्रिया आएगी कर्ता के अनुसार। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए आप। विकास, विकास केला खाता है। अभी आप देखेंगे कि क्रिया जो आई है ये किसके अनुसार आई है? ये आई है आपकी कर्ता के अनुसार। अगर विकास की जगह, विकास की जगह किसी, मान लीजिए रानी, किसी लड़की का नाम ले रानी, रानी केला क्या हो जाएगा? खाती है। क्या हो गया? खाती है। तो किससे बदल रही है क्रिया? कर्ता से। कर्ता मतलब करने वाले से। तो ये सब क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। नोट कर लीजिए। अभी हम इसको थोड़ा मिटाकर कर्मवाच्य समझेंगे। कर्मवाच्य में क्रिया जो होगी वो कर्म के अनुसार होगी। कैसे होगी? कर्म के अनुसार। क्रिया कर्म के अनुसार। जो बच्चे जानते हैं वो आगे बढ़ के अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और जिनको नहीं समझ आता है तो आज ध्यान से समझेंगे। कृत, कर्म और भाववाच्य। क्रिया कर्म के अनुसार कैसे? देखिए उदाहरण से आपके समझ में आएगा अच्छे से। उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो किस, कर्म क्या है इसमें? कर्म है पुस्तक, पढ़ना है आपका क्रिया। तो ये किसके अनुसार आ रही है? पुस्तक के अनुसार। पुस्तक पढ़ी गई, खाना खाया गया, यानी कर्म के अनुसार क्रिया आपकी चेंज होती है। तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। अभी हम देखेंगे भाववाच्य। भाववाच्य हो जाएगा जिसमें न क्रिया का भाव और ना ही कर्म का भाव प्रधान हो। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आपका भाववाच्य। उसमें स्वयं क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। क्रिया का भाव ही प्रधान, यानी मुख्य होता है। कैसे?
उदाहरण से समझेंगे। आप देखेंगे, रामू से रेत में दौड़ा भी नहीं जाता। अगर मैं इस प्रश्न को देखूं, रामू से रेत में दौड़ा भी नहीं जाता, यानी कर्ता कर्म, इसमें इनके अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसके अनुसार आ रही है? क्रिया के अनुसार। दौड़ना क्या है? क्रिया। क्रिया के अनुसार आ रहा है। दौड़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, या स्नान नहीं किया जाता। तो इसमें न कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी, न कर्ता के अनुसार, न कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? क्रिया के अनुसार। तो उसे ही भाववाच्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। सही कर्ता कारक विभक्ति पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। रोहन ने हॉकी खेली। सही कर्ता कारक। देखिए, कारक आपको बताया, कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता ने कर्म को कर्म से, यानी कर्ता कारक कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। तो कर्ता के साथ क्या आता है? कर्ता ने, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं प्रश्न नंबर 6। चलिए, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। आपको क्या दिया हुआ है शब्द? मुद्रा। मुद्रा का क्या पूछा है? अनेकार्थी शब्द, यानी एक तरह से पर्यायवाची शब्द। तो मुद्रा, रूप, भाग, पर्वत, गोद। मुद्रा का हो जाएगा आपका रूप। कैसे? समझिए। मुद्रा जो होती है, मुद्रा मतलब एक पहचान होती है। पहचान, आप थोड़ा रिलेट करके समझिए चीजों को। पहचान यानी उसका रूप, मुखौटा, ये सब। तो अगर मुद्रा के अन्य में रूप की बात करूं तो ये हो जाएगा मोहर। मोहर, पहले मोहर चलते थे। सिक्का, या कोई आकृति, क्योंकि जब पैसे जिस बनावट में होते हैं वो एक आकृति तो होती है, इसलिए इसका आकृति भी अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। भाग, भाग तो हो जाएगा एक तरह से हिस्सा, बंटवारा। हम्म। और पर्वत, पर्वत के जो अनेकार्थी शब्द है उनको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें वृक्ष, रत्न विशेष, क्योंकि समुद्र में रत्न निकलते हैं, रत्न विशेष इसलिए बोल देंगे इसको। अचल बोल देंगे, यानी जो स्थिर है, चल नहीं सकता। नगीना भी इसे बोला जाता है। अब आ जाए गोद। गोद का जो सबसे प्रसिद्ध, यानी सबसे फेमस अनेकार्थी ये पर्यायवाची है, वो है अंक। ज्यादातर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, अंक। कैसे? समझिए। अगर मैं अंक के अन्य भी लिख लेते हैं, गिनती के अंक, या आपके नाटक के अंक, इन सबको इसका पर्यायवाची माना जाता है, अनेकार्थी माना जाता है। तो गोद, गोद का अंक कैसे बनाएंगे? जैसे माँ ने अपने पुत्र को अंक में भर लिया, यानी गोद में भर लिया। इस तरह समझते हैं। प्रश्न नंबर 8। 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है। किस भाव में होता है शोक? क्या हास्य में होता है? क्या वीर रस में होगा? नहीं। वात्सल्य और करुण, ये हो जाएगा आपका करुण रस। वात्सल्य होता है माँ का बेटे के प्रति जो भाव है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। देखिए, कोई भी प्रत्यय वो शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया अर्थ या भाव प्रकट करता है। तो अभी हम इनका संधि विच्छेद करके देखेंगे कि किस वाक्य में प्रत्यय नहीं है। जैसे आपका हो जाएगा शिष्या, शिष्य आ,
यानी शिष्य प्लस हाँ ये प्रत्यय है इसमें, शेरनी में हो जाएगा नी प्रत्यय, और दया में हो जाएगा दया प्लस में। और परिचय, परिचय यानी परिचय हो जाएगा आपका, मूल शब्द हो जाएगा इसमें चय, तो इसमें क्या है उपसर्ग, क्या दिया हुआ है उपसर्ग, यही आपकी पहचान है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उसका चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए पिछले पहले भी प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं कि स्वर की सहायता से जो बोले जाए उसे उसे व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं व्यंजन। बढ़ते आगे, स्वर कितने होते हैं 11, और इनको मिलाकर ही जो वर्णमाला या ध्वनियों का निर्माण होता है। मक्षिका का तद्भव है। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी भौरा, ऑप्शन सी मेंढक, ऑप्शन डी मक्खी। क्या हो जाएगा मक्खी। मोर का तत्सम क्या हो जाएगा मयूर, भौरा का क्या हो जाएगा भीरमर, मेंढक, मेंढक का हो जाएगा आपका मंडूक, और मक्खी, मक्खी का तद्भव हो जाएगा मक्षिका। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए, कर्ता का क्या अर्थ है। ए जो संबंध जोड़े, बी जो कार्य करे, सी जिससे काम हो जिसका काम हो। कर्ता का क्या अर्थ है। कर्ता किसे कहते हैं कार्य करने वाले को, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कार्य करे उसे ही कर्ता कहते हैं। भाई कर्ता, कर्ता किसका पार्ट है कारक का, और कारक क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं बताइए। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, यानी अगर मैं विशेष कारक शब्द के अर्थ की बात करूं तो क्रिया को करने वाला। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, यानी जब वाक्य आप देखेंगे तो उसमें कर्म की प्राप्ति हमको होनी चाहिए, तो उसे क्या बोल देंगे सकर्म। ए कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है। देखिए जब इस तरह वाक्य करे तो जैसे चिड़िया कैसे लिखा हुआ है, ये बनावट भी आपको देखनी है, सूरज में किधर की मात्रा चढ़ रही है, ये सब अक्षरों की पहचान आपको होनी चाहिए। समझते हैं सकर्मक। क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे क्या बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्रिया का फल कर्ता पर हो उसे क्या बोलते हैं, क्रिया का फल कर्म पर हो, अगर कर्म पर है तो सकर्मक हो जाएगा, और कर्ता पर है तो अकर्मक हो जाएगा। अभी सकर्मक का एग्जाम्पल देखिए। मोहन पानी पीता है, मोहन पानी पीता है, सकर्मक। यानी जब क्रिया के आगे आप क्या लगा देंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। उस पर ये एक नॉर्मल जो लोगों के द्वारा प्रचलन बना दी जाती है उस तरह की एक परिभाषा हो जाएगी कि क्रिया से पहले क्या शब्द अगर हम जोड़ देंगे तो आपका आंसर अगर हमको मिलता है तो वो आपका सकर्मक हो जाएगा। जैसे क्या पीता है, क्या पीता है पानी पी रहा है, यानी आंसर मिला ना, तो ये क्या हो गया सकर्मक क्रिया। अभी हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, क्रिया का फल कर्ता पर हो। भाई सकर्मक में कर्म पर था, क्रिया का फल
क्रिया का फल कर्ता पर हो। क्रिया का फल कर्ता पर हो। एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए, सिंपल लीजिए, वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। वाक्य में अकर्मक क्रिया कैसे? तेज क्या है? विशेषण। बहुत क्या है? फिर विशेषण। यानी तेज की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। ये क्या हो गया? फिर विशेषण। तेज विशेषण। दौड़ना हो गया आपका क्रिया, और वह हो गया आपका कर्ता। तो आप समझ गए होंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही समास वाला विकल्प चुनिए। ये क्या है? चक्रधर। चक्रधर मतलब चक्र को धारण किया है जिसने, चक्र धारण किया है जिसने, उसे क्या बोलते हैं? चक्रधर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। करेक्ट आंसर, चक्र धारण किया है जिसने। चक्रधर किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चक्रधर। यानी बहुव्रीहि समास बोलते हैं कि जो कोई शब्द बनता है लेकिन अर्थ उससे अलग, शब्द से अलग जाकर निकलता है, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। प्रश्न नंबर 15। चार विकल्पों में से संज्ञा शब्दों से बनने वाले सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति। शक्ति का विशेषण क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित चार विकल्पों में से उसका चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी नियत। नियत का अ, जो नियत का सही अर्थ प्रकट करे। ऑप्शन बताइए आप लोग कमेंट में। इसके जब आप विकल्प देखेंगे तो आपको स्वयं आंसर का पता चल जाएगा। नियत, क्या नियत का गरीब हो सकता है? नहीं। तरफ? नहीं। इच्छा? नहीं। नियत हो जाएगा निश्चित। नियत का अर्थ क्या हो जाएगा? निश्चित। अभी जैसे आपका इच्छा है, इच्छा का अर्थ मतलब आप रुचि की इच्छा यानी रुचि। तरफ, तरफ का हो जाएगा और गरीब, गरीब का हो जाएगा आपका निर्धन। अब एक चीज समझिए आप, ये आपको दिया हुआ है और एक ये आपको दिया हुआ है और, क्या इनके उच्चारण में कोई खास अंतर है? नहीं। ये भी आप बोलेंगे तो और। अब ये जो और होता है ये होता है तरफ, यानी मेरी तरफ आओ, मेरी ओर आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से समझिए। और इस ओर का मतलब होता है जैसे राम और श्याम, दो लोगों की या किसी इस तरह की बात होती है, वहां पर ये और आता है जिस पर दो मात्राएं होती है। तो और की तरफ क्या हो जाएगा? हमेशा हमारी तरफ ये एक मात्रा वाला। इसकी पहचान आपके लिए बहुत जरूरी है। रात में घूमने वाला, यानी रात में घूमने वाला, रात ऑप्शन से बताएंगे आप। रात किसका? निशा। और घूमने वाला का क्या बोलते हैं? चर। यानी रात में घूमने वाला क्या बन गया? निशाचर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। बहुवचन का विकल्प पहचानिए। चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन चिड़ियाए, चिड़ियो, गलत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इस तरह बहुत सारे शब्द हैं जिनका पर्यायवाची बहुवचन बनता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है उस पे, ये चंद्र बिंदु लग जाता है। प्रश्न नंबर 19। उचित अलंकार कौन सा है?
पंक्ति आपको दी हुई है, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। इसमें आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? जिसमें शब्द एक और अर्थ अनेक, इसकी ये परिभाषा हो जाएगी। यानी शब्द एक अर्थ अनेक। जैसे आपको इसमें दिया हुआ है पट शब्द। अब पट का अर्थ क्या होता है? पट का अर्थ कपड़ा भी होता है और पट का अर्थ आपका दरवाजा भी होता है। तो अभी यहाँ से जो आप श्लेष अलंकार की पहचान कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, यानी वो भिखारिन को देखकर बार बार वस्त्र देता है। और दूसरा हो जाएगा, भिखारिन को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर लेता है, क्योंकि पट का अर्थ कपड़ा भी होता है, पट का अर्थ दरवाजा भी होता है। तो क्या बना आपका? भिखारिन को देखकर कपड़े बार बार कपड़े देता है, भिखारिन को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर लेता है। इस तरह श्लेष अलंकार। अतिशयोक्ति आपको बताया था कल भी कि उदाहरण है, जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई थी, इतने तो सारी लंका जल गई और सभी निशाचर भूत ये राक्षस भाग गए। जबकि वाक्य को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, यानी उसे बोलते अति, अति मीन्स बहुत ज्यादा, शोक्ति उसका वर्णन करना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, अतिशयोक्ति। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार हो जाएगा आपका, मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, यानी समानता बताई जाएगी, मुख चंद्र है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको बताया था इसके जो पहचान वाले शब्द होते हैं, जैसे मानो, जनु, मनहु इत्यादि शब्द आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। सही संधि विच्छेद वाला विकल्प क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन जब आपको दिखे तो तुरंत सभी ऑप्शनों पर नजर मारनी है, भले ही आपको कोई एक ठीक लग रहा हो, लेकिन तब भी आपको अच्छे से सभी ऑप्शन देखने हैं। नारीक्ष, नारीक्षा, नरीक्षा, नारीक्षा, आप देखेंगे इसको हटा देंगे, आप इसको भी हटा देंगे। अब आपके पास दो विकल्प है, आप देखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नारी प्लस इच्छा, इधर बड़ी ई है तो इधर छोटी ई, के मेल से नारी इच्छा बन रहा है। हमेशा बड़ी ई और बड़ी ई नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21, रेखांकित, रेखांकित शब्द यहाँ पर है। सही अव्यय का भेद पहचानिए। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। क्या कर रहा है? दो वाक्य को जोड़ रहा है, और जब दो दो वाक्य जुड़ रहे हो वहां पर समुच्चय बोधक चिन्ह हो जाता है। अभी यूपीएसआई की परीक्षा में ये आया था प्रश्न, समझिए। यदि किसी विभक्ति के बाद क्रिया विशेषण रहे तो वह संबंध बोधक बनता है। यदि किसी विभक्ति के बाद क्रिया विशेषण रहे तो वह संबंध बोधक बनता है। कैसे? देखिए, सेनाएं आगे बढ़ी, बढ़ी कहाँ बढ़ी? आगे बढ़ी, यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। अब संबंध बोधक कैसे बनेगा? विभक्ति के बाद क्रिया विशेषण रहे, विभक्ति कहाँ है? से के बाद क्या रहेगा? क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, बढ़ने की बता रहा है, कहाँ? आगे बढ़ रही है। तो विभक्ति चिन्ह के बाद
क्रिया विशेषण रहे तो वहां संबंध बोधक बन जाता है। जैसे मीनू ऊपर बैठा है, मीनू ऊपर बैठा है, तो इसमें अभी आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि बैठने की क्रिया की विशेषता पता चल रही है कैसे, मोनू ऊपर बैठा है। और संबंध बोधक हो जाएगा जब विभक्ति के बाद क्रिया विशेषण आए। विभक्ति, विभक्ति पहचानी कहाँ पर है कि यहाँ पर से, तो विभक्ति, और विभक्ति के बाद क्रिया विशेषण, यानी अगर कोई क्रिया है, बैठने की क्रिया हो रही है, तो इसकी विशेषता क्या है, ऊपर, कहाँ बैठ रहा है, ऊपर, तो यही तो हो गया क्रिया विशेषण। लेकिन किसके बाद है, विभक्ति के बाद। किसके बाद है, विभक्ति के बाद। और हमें बताया गया है कि विभक्ति के बाद अगर क्रिया विशेषण रहे तो वह आपके संबंध बोधक हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, रिवीजन जरूर कीजिएगा। रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, कोई आपसे मिलने आया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन देखिए सभी, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। कोई आपसे मिलने आया है, कोई शब्द, ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। प्रश्न नंबर 23, जो है शुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय, आपका क्वेश्चन है ये, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, नहीं। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान, देखिए जैसे यहाँ पर और दिया है, तो देख रहे हैं आप, एक मात्रा है, दो, एक मात्रा, यानी तरफ, उसकी तरफ, उस दिशा की तरफ बात हो रही है। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, गलत हो जाएगा आपका। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, गलत। ये जो सा है ना, सा, ये आम बोलचाल में तो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन ये जैन वन हिंदी का इसमें कोई स्थान नहीं है। विद्यालय में बड़ा सा स्थान है, विद्यालय के बाहर बड़ा सा मैदान है। अच्छा, इसमें सा दिया हुआ है, तो ये इसी की थ्योरी पर पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द है, यानी शरीर के समानार्थी, यानी एक तरह से पर्यायवाची समान अर्थ रखने वाले शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कलेवर, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो एक तो कलेवर हो गया इसका समानार्थी, और इसके अन्य शब्द हो जाएंगे, जैसे देहे, देह आप जरूर जानते होंगे, काया आप अवश्य जानते हैं, गात, मुझे लगता है ये तीनों आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अंग, कोई आवश्यकता ही नहीं है रटने की, जो है वो एक ये तनु और वपु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जैसे आपको इसका कुछ दिए हुए हैं पर्यायवाची या समानार्थी, जैसे महिला, महिला का कामिनी, कांता, सुंदरी, औरत, वनिता, स्त्री, अबला। देखिए अबला स्त्री, कोई जरूरत नहीं रटने की, औरत नहीं रटना है, सुंदरी, सुंदरी किसे बोलते हैं, महिला को ही तो बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं रटने की। कामिनी, कांता, कांता मतलब कुंती, कुंती से रिलेट कर कर कांता याद कर लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब बचा आपका कामिनी और वनिता। कामिनी और वनिता ये भी महिला के ही समानार्थी है। पद्मा, चंचल, लक्ष्मी, कमला, रमा, हरिप्रिया। और विटप, विटप मतलब पेड़, तरु, गाछ, ध्रुव, वृक्ष, पेड़, पादप। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, इसका हो जाएगा अव्यय, अव्यय। मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, घाट घाट का पानी पीना, प्यास बुझाना नहीं, खुशी मनाना नहीं, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना।
इसे बोलते हैं बहुत अनुभवी होना। व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत, स्वर। इसको बोला जाता है हलंत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हलंत। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, कोई लिखा हुआ आपको दिख रहा है क्या? इसमें जो स्वर होता है, क्योंकि व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वह इसमें छिपा होता है। आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, ये हो जाएगा कै प्लस ए। और फिर जब किसी और बारीकी से देखेंगे तो ये हमसे बोल रहा है कि स्वर रहित, यानी ये जो स्वर है ये हमको हटा देना है। तब बचेगा क्या? एक मात्र अक्षर। को किस तरह इसको किया जाता है, यानी अगर मैं बिना स्वर के लिखूंगा तो यहाँ पर इस तरह, ये नीचे इस तरह का चिन्ह लगता है, इसे ही हलंत बोलते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा उचित उपन्यास है, ये हो जाएगा आपका मैलांचल। किसी भी प्रकार से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। मधुशाला हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, यानी अमिताभ, अमिताभ के पिता। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना कौन सी है? ये है आपका प्रिय प्रवास। झरना, झरना हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्रेम प्रलाप, ये हो जाएगा आपका भारतेंदु। ऑप्शन नंबर डी अंधा युग, अंधा युग हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 30, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ए हिमतरंगिनी, बी समर्पण, सी युग चरण और डी माता। यानी इसे दिया गया था हिमतरंगिनी के लिए। कैसे? समझिए। 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई। 1955 में प्रथम शुरुआत। तब पूछ रहा है कि ये सर्वप्रथम किसको दिया गया? हिमतरंगिनी को दिया गया। हिमतरंगिनी किसकी थी? माखनलाल चतुर्वेदी की। तो यही आपका लास्ट तो था। तो जितना स्कोर आपका है उसे प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। स्कोर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।